स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई तो मोदी सरकार के सामने फौरी चुनौती थी मौत को थामना। जैसे ही मृत्यु का विलाप कुछ कम हुआ, अर्थव्यवस्था के कराहने की आवाज आने लगी। विशेषज्ञों ने कहा कि भले पैसे की कमी हो, लेकिन सरकार को एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान करना होगा। 28 जून को मोदी सरकार ने अपने दूसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा और क्या पहले आर्थिक पैकेज की आलोचना से कोई सबक इस पैकेज को बनाते हुए ध्यान में रखा गया? बड़ी खबर में आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। कल के शो में इसका जिक्र किया था, पर मुझे लगा कि बात मेरे और आपके खलीते से, जेब से जुड़ी है, खर्चे से जुड़ी है, तो विस्तार से बात करना बनता है। इसके अलावा नए टीके को अनुमति और वन नेशन वन राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात भी होगी। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। आज एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। 28 जून के इस वीडियो में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। अच्छी बात है कि वो लोगों को स्वास्थ्य की परवाह कर रहे हैं। साइकिल चलाना अच्छी आदत है, लेकिन जन कल्याण के लिए टैक्स कितना और कहां से लिया जाए, उसे लेकर या तो उनकी जानकारी अधूरी है या फिर वो पार्टी लाइन पर टिके रहने के लिए कुतर्क करने को मजबूर है। पर कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि मंत्री जी को क्या करना चाहिए। मंत्री जी पार्टी लाइन छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम उनके लिए सीख भी उनकी पार्टी से ही लाए हैं। 2020-21 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कालिदास की तीसरी रचना रघुवंशम का जिक्र करते हुए बताया था कि टैक्स किस तरह लिया जाना चाहिए। प्रजानामेवा भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम गृहीत सहस्र गुण मुत्सृष्ट मादत्ते हिर संरवि। माने जिस तरह से सूर्य पानी की हजारों बूंदों से थोड़ी थोड़ी नमी लेता है ताकि उसे हजारों गुना करके वापस कर सके, उसी तरह राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए उससे टैक्स लेता है। भारत में अब राजा नहीं है, सरकार है जो टैक्स लेती है, और जैसा कि प्रद्युम्न तोमर कह रहे हैं, नागरिकों की भलाई के लिए लेती है। बस मंत्री जी को यह तय करना है कि यहाँ सूरज बूंद बूंद से थोड़ी सी नमी ले रहा है या फिर 1 बूंद से 2 बूंद के बराबर टैक्स ले रहा है। और ये भारी भरकम टैक्स लिया किससे जा रहा है? उनसे जो सक्षम हैं, या फिर हर किसी को पेट्रोल डीजल के असल मूल्य पर 2 गुना टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब देने के बाद ही मंत्री जी को जन कल्याण की बात पर अपने श्रीमुख से कुछ विचार उच्चारित करने चाहिए। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में नए मामले आए 37,566, ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,994 और मौत का आंकड़ा 907। आंकड़ों की बात कर ली कोविड की, अब टीके के मोर्चे की बात करते हैं। एक आज अच्छी खबर आई, भारत सरकार ने मॉडर्ना के टीके को आपात इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला को इस टीके के आयात की अनुमति दी गई है। सिप्ला ने 28 जून को ये अनुमति मांगी थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 15 अप्रैल और 1 जून को जारी अपने नोटिस में कहा था कि अगर अमेरिकी दवा नियामक यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA किसी टीके को आपात इस्तेमाल की अनुमति देता है तो भारत में बिना ब्रिजिंग ट्रायल की अनुमति दी जा सकती है। बाहर बने टीकों और दवाओं को भारत में इस्तेमाल की अनुमति से पहले ब्रिजिंग ट्रायल से गुजरना होता है। इसमें देखा जाता है कि ये टीके या दवा भारतीय आबादी पर क्या असर डालते हैं। मॉडर्ना ने पहले भी संकेत दिए थे कि वो अपने टीके के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति मांगेगी। मॉडर्ना ने तब इस बात का भी उल्लेख किया था कि अमेरिका की सरकार कोवैक्स के तहत मॉडर्ना के भी कुछ टीके भारत को दान दे सकती है। अब ये हो रहा है तो भारत में 4 टीके उपलब्ध हो जाएंगे। ब्रिटिश टीका कोविशील्ड, भारतीय टीका कोवैक्सीन, रूसी टीका स्पुतनिक और अमेरिकी टीका मॉडर्ना। ये कंपनी का नाम है। और जब यहाँ रूसी, अमेरिकी या भारतीय कह रहे हैं तो यहाँ पर बनी कंपनियों के बनाए टीके।
ब्रिजिंग ट्रायल से छूट का फायदा मॉडर्ना के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी एक अमेरिकी कंपनी है, उठाना चाहती है। कंपनी ने कहा है कि इसके लिए हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल शॉट यानी एक खुराक में असर करने वाला टीका बनाया है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की टीकों का भारत आना अच्छी खबर है। जो लोग किन्हीं कारणों से कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, उनके पास चुनाव के लिए पहले से ज़्यादा विकल्प होंगे। टीकों की उपलब्धता कुछ सुधरेगी, पर क्या टीके सभी तक पहुंच पाएंगे? इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की टीकों के लिए लॉजिस्टिक्स का इंतजाम एक चुनौती होगी। प्राइवेट अस्पताल जरूर इस खर्च को आसानी से उठा लेंगे, सक्षम लोग इन टीकों के दाम भी चुका लेंगे, लेकिन निजी अस्पताल पहले ही अपने यहाँ उपलब्ध टीकों का स्टॉक खत्म नहीं कर पाए। कुल टीकाकरण में उनकी भागीदारी बहुत छोटी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग भी की कि निजी अस्पतालों का आवंटन 25% से घटाकर 10% कर दिया जाए। दूसरा तरीका भी है कि भारत सरकार अपनी जेब से टीके की कीमत चुकाए और लोगों को मुफ्त में ये टीका भी मिले। उस सूरत में भी मॉडर्ना की कीमत आड़े आएगी। भारत की वित्तीय सेहत और टीकों की ज़रूरत को देखते हुए सबसे बढ़िया रास्ता अब भी यही है कि कोविशील्ड जैसे सस्ते टीकों का बड़े स्तर पर देश में उत्पादन किया जाए। लेकिन इससे पहले टीकों को लेकर सभी चिंताओं का निवारण भी करना होगा। इस दिशा में सरकार की कोशिशों का क्या असर हुआ, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। दिन की दूसरी सुर्खी, और सबसे बड़ी सुर्खी भी कह सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से आई सख्त टिप्पणियों और बड़े फैसलों ने बनाई। महामारी की दूसरी लहर में प्रवासी मजदूरों की बुरी हालत को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर शामिल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। मांग की थी कि अदालत मजदूरों के कल्याण के लिए कदम उठाने को लेकर केंद्र को आदेश दे। इस याचिका पर 11 जून के रोज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की खंडपीठ ने केंद्र को लेकर सख्त टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि जब असंगठित क्षेत्र के मजदूर पंजीयन के साथ साथ केंद्र और राज्यों द्वारा चलाई गई योजनाओं से मिलने वाले फायदे के इंतजार में हैं, केंद्रीय श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री उदासीनता और ढुलमुल रवैया दिखा रहा है। अदालत ने कहा यह अक्षम्य है, माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि मंत्रालय महामारी के बावजूद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया। नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ये अभी भी अधूरा है। सख्त टिप्पणियों के साथ अदालत ने दूरगामी असर वाले आदेश भी दिए। अब सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यानी यूटीज को 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करना होगा। राज्यों को हालात बेहतर होने तक मजदूरों को मुफ्त ड्राई राशन मसलन गेहूं, चावल वगैरह भी देना होगा। साथ ही मजदूरों के खाने के बंदोबस्त के लिए सामूहिक रसोइयां भी चलानी होगी। केंद्र को इन योजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करना होगा। मजदूरों तक इन आदेशों का फायदा पहुंचाने के मकसद से अदालत ने राज्यों को अपने यहाँ सभी प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और मजदूरों का पंजीयन करने का आदेश दिया। इन सब की जानकारी इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979 के तहत दर्ज करनी होगी। ये कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले मजदूरों की सेवा शर्तों को तय करता है। अदालत इससे पहले पंजीकरण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है और इसके लिए सरकार को 31 जुलाई तक पोर्टल बनाकर काम शुरू कर देना होगा। अब आते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर। नाम से जाहिर है एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी हिस्से में राशन लिया जा सकता है। इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत राशन कार्ड को पोर्टेबल बना दिया गया है। पहले की व्यवस्था में पात्र व्यक्ति सिर्फ अपने इलाके की राशन दुकान से ही, जहाँ पे उसका राशन कार्ड बना है, जो उसका अमूमन स्थायी पता होता है, वहाँ से ही राशन ले पाता था। इससे प्रवासी मजदूरों को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वो अपने स्थायी पते से दूर काम करते हुए इसका लाभ नहीं ले पाते थे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का संबंध सिर्फ मजदूरों के कल्याण से ही नहीं है। इसे लेकर राजनीति भी बहुत हुई, खासकर दिल्ली में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करना चाहती है, जिसकी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में अटकी है। केंद्र की तरफ से तर्क दिया गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की इजाजत नहीं देता, तो दिल्ली सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड को ही लागू कर दे। जब इस मामले का अदालत में जिक्र हुआ, तब केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कहा था, दिल्ली उन 4 राज्यों में से एक है जहां वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं है। और तब दिल्ली सरकार के वकील चिराग श्रॉफ ने अदालत से कहा था कि ये गलत है, दिल्ली में योजना चल रही है। इस बाबत दिल्ली सरकार ने एक हलफनामा भी दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी ताकत से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कैंपेन चला रही थी, क्योंकि मामला केंद्र बनाम राज्य की स्कीम का था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने खेल के नियम बदल दिए हैं। फैसला आने के बाद से भाजपा नेता उत्साहित हैं।
दिल्ली के अलावा 3 और राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू नहीं है। अदालत के आदेश के बाद इन राज्यों को भी 31 जुलाई तक इस योजना को अपने यहाँ लागू करना होगा। सरकार का बढ़िया फैसला और कोर्ट का सही दखल। तीसरी सुर्खी बनाई मॉनसून सत्र की आहट ने। आमतौर पर यह सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होकर स्वतंत्रता दिवस के पहले तक चलता है। इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। सूत्रों का दावा, संसद की बैठकें 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चल सकती हैं। चौथी सुर्खी आई पटना से। बिहार की राजधानी में आज नौकरी मांग रहे प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। सोशल मीडिया में पुलिस दौड़ा दौड़ा कर युवाओं को पीटती नजर आई, मतलब उससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। पुलिस ने क्या कहा? एसटीईटी अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहीं धरने पर बैठ गए। समझाने का प्रयास किया, फिर कहासुनी हुई और स्थिति बेकाबू हुई, तब लाठीचार्ज करना पड़ा। यह भी दावा कि लाठीचार्ज हंगामे के बाद हुआ और हंगामा करने वालों पर शिनाख्त के बाद कार्रवाई होगी। पूरे देश में शिक्षकों के तकरीबन 10 लाख पद खाली हैं। अंग्रेजी में कहें तो 1 मिलियन। चाहे तो केंद्र और राज्य की सरकारें इस माइलस्टोन को भी पार करने का फैसला ले सकती हैं। विषय पर लौटते हैं। 10 लाख में से 3 लाख पद अकेले बिहार में खाली हैं। इन पदों पर भर्ती में एसटीईटी यानी सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कह चुके हैं, एसटीईटी पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण की भर्ती में मौका मिलेगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों की कई चिंताओं का जवाब बिहार सरकार अब तक नहीं दे पाई, इसलिए आंदोलन चल रहा है। आखिरी सुर्खी चारधाम यात्रा से जुड़ी है। भारत की सबसे बड़ी सालाना धार्मिक यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसका आधिकारिक ऐलान आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से हुआ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले ही यात्रा के आयोजन को तबाही का आमंत्रण देने के बराबर बताकर स्टे कर दिया था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। पिछले साल कोरोना महामारी के आते ही अर्थव्यवस्था की सेहत बताते सूचकांकों ने पाताल का रुख कर लिया था। बस पेट्रोल और डीजल के भाव नियमित रूप से आकाश की ओर जाते रहे। आज भी पेट्रोल के भाव में 35 पैसे तो डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। सरकार के नुमाइंदों से जब पेट्रोल डीजल के भाव पर सवाल पूछा जाता है तो रटा रटाया जवाब मिलता है, पेट्रोल डीजल की कमाई से ही तो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं लेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? यानी महंगाई से आम लोगों की अर्थव्यवस्था बिगाड़कर सरकार देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में लगी है। टैक्स के नाम पर गरीबों की जेब से पैसा निकाला जाता है और फिर राहत पैकेज की शक्ल में सरकार कुछ घोषणाएं कर देती है। इसी क्रम में कल एक बार फिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। लाखों करोड़ रुपए के आंकड़े देकर वित्त मंत्री ने बताया कि इससे रोजगार बढ़ेगा, तरक्की आएगी, उद्योग धंधे शुरू होंगे। ऐसे ही एक आर्थिक राहत पैकेज से जुड़ा ऐलान सरकार ने पिछले साल भी किया था। तब से अब तक आपके हाथ क्या लगा और आने वाले दिनों में सरकार आपके लिए क्या करने के दावे कर रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। सरकार ने 6,28,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, हमारी 200 लाख करोड़ की जीडीपी के 3% के बराबर। इस आंकड़े को एक और तरह से देखा जा सकता है, ये रकम भारत सरकार के एक साल के बजट के करीब 16% के बराबर है। तो ये साफ है कि 6,28,000 करोड़ रुपए वाला आंकड़ा बड़ा है, लेकिन सरकार ये पूरा पैसा अपनी तिजोरी से खर्च नहीं करेगी। कुछ पैसा सरकार खर्च करेगी, बाकी पैसा बैंकों के मार्फत लोन में दिया जा सकता है। हमने दिया जा सकता है इसलिए कहा क्योंकि कर्ज के ऐलान से पैसा लोगों के हाथ में नहीं पहुंचता, किसी को जाकर कर्ज लेना पड़ता है, उसकी शर्तों को पूरा करना पड़ता है और फिर लौटाना भी होता है। महामारी की 2 लहरों के बाद ये कर्ज कौन लेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी के लिए सरकार ने कर्ज को भी मदद वाले कॉलम में गिन लिया है। अगर आपने ऐसी किसी कंपनी में काम किया है जहां साल के आखिर में मिलने वाले वेरिएबल पे या पीएलआई को सीटीसी में जोड़ लिया जाता है तो आप हमारी बात का मर्म आसानी से समझ जाएंगे। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। गरीबों को नवंबर तक फ्री राशन, भारत नेट योजना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, इन तीनों में सीधे सरकार का पैसा लगेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा भारत नेट योजना के तहत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 19,000 करोड़ खर्च होंगे। फ्री राशन पर खर्च मिलाकर सरकार को कुल 1,20,000 करोड़ अपने पास से खर्चने हैं। बाकी का लगभग 5 लाख करोड़ लोन की गारंटी के रूप में है, जैसा पहले के राहत पैकेजों में होता आया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सरकार पिछले साल आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाई थी, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाया गया था। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना यानी सरकार बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 100% गारंटी देती है ताकि बैंक इंडस्ट्री को लोन दें। जिनके पहले से लोन चल रहे हैं उन्हें भी सरकार की गारंटी और लोन मिले।
पिछले साल 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान वाले पैकेज में क्रेडिट गारंटी स्कीम 3 लाख करोड़ की रखी गई थी। उद्देश्य था कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम हैं, यानी स्मॉल, कॉटेज, ये सब इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें आर्थिक मदद देना। इसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी उद्योग का पहले से कोई और लोन चल रहा हो तो उसके 20% तक और लोन मिल सकता था। इसके बाद नवंबर 2020 में निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के नाम पर एक और ऐलान किया था कि 26 तरह के उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी होगी। इसमें पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, आयरन, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर शामिल थे। फिर 31 मार्च 2021 को सरकार ने तीसरी बार क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का ऐलान किया। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म जैसे कई सेक्टर्स के लिए 3 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का ऐलान हुआ। इस 3 लाख करोड़ वाली क्रेडिट गारंटी में सरकार ने एक टॉपअप किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए और जोड़कर इसे 4.5 लाख करोड़ की स्कीम बना दिया है। इसके साथ ही सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के लिए भी करीब 1,10,000 करोड़ की क्रेडिट स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय या राज्य सरकारों के पास रजिस्टर्ड टूर गाइड्स 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ट्रैवल और टूरिज्म उद्योग में शामिल और स्टेक होल्डर्स जैसे होटल मालिक 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस तरह से कोरोना से प्रभावित उद्योगों को सरकार आर्थिक मदद के नाम पर लोन, कर्ज बांट रही है। लेकिन लोन स्कीम की अपनी दिक्कतें हैं। सरकार कह रही है कि जिनके पहले से लोन चल रहे हैं या जो डिफॉल्टर हो गए हैं उन्हें अभी और लोन मिले, पर यह बैंक पर निर्भर करता है कि वो किसे कितना लोन देते हैं। लोन को लेकर बैंक की अपनी चिंताएं हैं। इस तरह की लोन स्कीम से बैंक अपना भार बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहते, उन्हें लोन डूबने की आशंका रहती है। इसलिए सरकार के इस राहत पैकेज में विपक्ष कमियां गिना रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लिखा कि क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट से अधिक कर्ज है। कर्ज में डूबे कारोबार को कोई बैंक कर्ज नहीं देगा। नकदी की कमी से जूझ रहे कारोबारियों को ज्यादा कर्ज नहीं, गैर क्रेडिट पूंजी की जरूरत होती है। सादी भाषा में कहें तो बिना शर्त का रोकड़ा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा या फीस पर खर्च नहीं कर सकता। ये पैकेज नहीं, ढकोसला है। अब विपक्ष के आरोप लगे हैं तो सत्ता पक्ष का जवाब भी आया कि इसमें एक दूरदर्शिता है। एक भय था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए जो स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो और बेहतर हों। तो इस प्रोत्साहन पैकेज में उसका भी ध्यान रखा गया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन नवंबर तक दिया जाए, ये भी कहा गया है। किसानों की फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी का जो एक घोषणा की थी उसका भी प्रावधान किया गया है। और सभी वर्ग के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कुछ ना कुछ इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में है, जिससे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ साथ इससे जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। और इसीलिए जनता इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत कर रही है। पार्टी लाइन से इतर कई आर्थिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सरकार को मांग बढ़ाने वाले कदम उठाने चाहिए। मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा होना जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से सरकार के इस राहत पैकेज को कैसे देखना चाहिए, एक्सपर्ट्स के विचार सुनिए। पहली प्रतिक्रिया यह है कि सरकार पिछले साल जहां खड़ी थी मंदी को लेकर, बेकारी को लेकर और उद्योगों में बीमारी को लेकर, लगभग वहीं खड़ी हुई है। ये सारा का सारा पैकेज पूरी तरह क्रेडिट लोडेड है, क्रेडिट लिंक्ड है। यानी सरकार ये चाहती है कि बैंकों के पास लोग जाएं, वहां से पैसा लें और जो रिवाइवल की कोशिश है वो करें। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों की तरफ संकेत करता है। इस तरफ भी संकेत करता है कि सरकार के पास बिल्कुल फिस्कल रूम नहीं है। इतनी भी जगह नहीं है कि वो सीधे तौर पर बीमार उद्योगों को कोई सहायता दे सके, यहां तक कि टैक्स में रियायत भी दे सके। ये भी बताता है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि हम 1 साल होते आ गए हैं पर सरकार के पास कोई नई सोच भी नहीं है, कोई नया आइडिया भी नहीं है चीजों को रिवाइव करने के लिए। सामान्य दिनों में भी कर्ज ही एक रास्ता था, बैंकों से कर्ज दिलवाया जाता था। ये तो विशेष दिन है, ये तो मंदी है। इस भयानक मंदी में भी तो ज्यादातर पैकेज जिसकी कल घोषणा की 6.3 लाख करोड़ के आसपास का जो पैकेज है, 6.28 लाख करोड़ रुपए एग्जैक्टली अगर हम कहें, तो उस पूरे पैकेज में अधिकांश चीजें पिछले आत्मनिर्भर पैकेज का एक्सटेंशन है। उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है, चाहे उसमें वो गरीबों के लिए रोजगार योजना हो या एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटी से जुड़ी हुई स्कीम है। इसमें एक चीज और समझना जरूरी है जिसके बाद फिर हम अगले सवाल पर आएंगे। इस पूरे पैकेज का बजट से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई फिस्कल इंपैक्ट है ही नहीं। ये इंपैक्ट तब आएगा जब ये गारंटीज इन्वोक की जाएंगी।
आप एक कंपनी है, आप सरकार की गारंटी के बदले बैंकों से लोन लेना चाहते हैं और बैंक अगर आपको लोन देगा तब वो गारंटी फिस्कल हिस्से का पार्ट बनेगी। अदरवाइज ये बजट के लिहाज से, फिस्कल इंपैक्ट के लिहाज से जीरो है, नेग्लिजिबल है, ये केवल विशफुल है। उम्मीद है कि लोग भरोसा जुटाएंगे, उम्मीद है कि वो अपना प्रोजेक्ट लेकर बैंक के पास जाएंगे, उम्मीद है कि बैंक उनके प्रोजेक्ट को लोन देने लायक मानेंगे, उम्मीद है कि वो इतना मुनाफा कमाएंगे कि वो लोन चुका पाएंगे। ये कुल पूरा का पूरी योजना या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस पैकेज के पीछे, जो कि 6.3 लाख करोड़ रुपए का देखने में काफी बड़ा लगता है। पर थोड़ा सा अचरज हमें होता है जब लोगों की वायबिलिटी ही नहीं है, लोगों के पास कर्ज लेने की वकी क्षमता ही नहीं है, बैंक उन्हें कर्ज देने को तैयार ही नहीं है, तो ये सारा का सारा पैकेज सिर्फ ये दिखता है कि हमने एक बड़ी घोषणा की। अगर ये पैकेज इतना सफल हुआ होता तो पिछले साल कर्ज का ऑफटेक बढ़ता। हमने तो पिछले साल कर्ज की रिकॉर्ड स्लो डाउन देखा, पिछले पूरे साल इस पर हम खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं। सरकार की गारंटी के बावजूद, ब्याज दरों में कमी के बावजूद, गारंटी की तो जरूरत ही नहीं है, ब्याज दरों में कमी ही अपने आप में इतना बड़ा प्रोत्साहन होता है कि जो लोन आपको 8% पे मिल रहा था वो अगर 6% पर मिल रहा है तो इससे बड़ा प्रोत्साहन कोई नहीं। लेकिन ब्याज दरों में कमी और सरकार की गारंटी के बाद भी लोग लोन लेने नहीं गए, क्योंकि लोन वो तब लेंगे जब उनको बिजनेस में रिवाइवल दिखाई देगा। तो अगर आप बारोवर के निगाह से देखें तो ये पैकेज बिनाइन है, उसके ऊपर कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसकी साख के आधार पर या उसके कारोबार की उम्मीद पर फिट नहीं होता। और अगर आप कहें कि बैंकों पर दबाव है, तो बैंकों ने पिछले साल बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से लेंडिंग की है। आप देखिए, मॉरेटोरियम के बाद बैंकों ने जो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया गया था कामत कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, और उनसे कहा गया था कि वो बैंक लोन रिस्ट्रक्चर करें, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ लोन रिस्ट्रक्चर्स के अप्रूवल किए। वो इतने उदार लिबरल नहीं दिखाई पड़े कि उन्होंने जो आया उसका लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया। उसका फायदा बैंकों की बैलेंस शीट में फायदे के तौर पर, मुनाफे के तौर पर दिखा है, जिसपे हम खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं। तो सरकार ने एक तरीके से इतनी बुरी तरह डूबती हुई अर्थव्यवस्था को, जिसमें कि बेरोजगारी भयानक है, उसे पूरी तरह से कर्ज के हवाले कर दिया। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज लेने वाले लोग ही कितने कम हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेने की हैसियत रखते हैं। और दूसरी चीज ये कि जो कर्ज लेने की हैसियत रखते हैं उनमें से कितने लोगों को कर्ज देना भी चाहेंगे, उनके पुराने क्रेडिट रिकॉर्ड के हिसाब से, उनके सिविल स्कोर के हिसाब से, उनके बिजनेस प्लान के हिसाब से। ये सारे सवाल ऐसी घोषणाओं में बिल्कुल अनुत्तरित होते हैं। तो ये हम वहां पर खड़े हुए हैं जहां पर सरकार अपने पास से, और सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, इसकी वजह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा फिस्कल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। सरकार एक छोटी सी टैक्स रियायत नहीं दे पाई पिछले एक साल में उन क्षेत्रों को, उन उपभोक्ताओं को, उन कंज्यूमर्स को जो लगातार महंगाई से पिस रहे हैं। ये तो हुई सरकार के आर्थिक पैकेज की बात। अब बात ट्विटर और सरकार के झगड़े की भी कर लेते हैं। ट्विटर और सरकार के झगड़े में नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। यूपी पुलिस के बाद आज ट्विटर के खिलाफ एक और एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराएं लगाकर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने यह केस दर्ज किया। आयोग ने ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो होने की शिकायत की थी। इसके अलावा भारत का गलत नक्शा दिखाने वाला विवाद भी उलझता जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ट्विटर के खिलाफ जांच करेगी। किस तरह की जांच होगी ये अभी साफ नहीं है। इससे पहले कल यूपी में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। यूपी में बुलंदशहर के खुर्जा थाने में एक बजरंग दल कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। ट्विटर की ये नई आफत शुरू हुई है भारत के नक्शे को लेकर। ट्विटर पर भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं दिखाया गया था। ट्विटर वेबसाइट के ट्वीट लाइफ सेक्शन में नीचे की ओर दुनिया का एक नक्शा बना था। यहाँ कंपनी ने दिखाया कि दुनिया के किन किन हिस्सों में ट्विटर की ऑफिस हैं। इस नक्शे में भारत भी है, लेकिन भारत की सीमाओं को लेकर ट्विटर ने गलती की है। वेबसाइट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से गायब कर दिया। बवाल मचा तो ट्विटर ने नक्शा हटा लिया। ट्विटर पर भारत के नक्शे को लेकर पहले भी विवाद हुआ है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में ट्विटर के ऑटोमेटिक जियो टैगिंग फीचर में लद्दाख को चीन में दिखाया गया था, तब भी विवाद हुआ तो ट्विटर ने माफ़ी मांगी थी। तो इतने विवादों के बाद भी ट्विटर ने फिर भारत के नक्शे को लेकर गलती कर दी, वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार से ट्विटर की अनबन चल रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो मामले में पहले से ट्विटर पर केस चल रहा है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी ट्विटर के अधिकारियों को। आज हाईकोर्ट ने मामले को 5 जुलाई तक स्थगित कर दिया, यानी अब 5 जुलाई तक ट्विटर के अधिकारी को यूपी पुलिस की जांच से अंतरिम राहत रहेगी। अब नई एफआईआर से ट्विटर और फंस गया है। देखना है ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, लेकिन किसी देश का नक्शा उसकी संप्रभुता का, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल होता है और किसी भी कंपनी को ये अधिकार नहीं है कि वो इससे खिलवाड़ करे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।